और अगर सर यहाँ पे रेपिटेशन होती तो फिर हम कैसे करते, यही क्वेश्चन अगर वो हमें ओके। कहता है। हाँ, अगर रेपिटेशन होती, रेपिटेशन जो है वो अ, मतलब अगर तो आउटफिट्स का मामला है तो फिर तो रेपिटेशन जो है वो इसमें तो एज सच पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल किस्म के इन्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने कोड बना रहे हो और कोड में जो है पहला और दूसरा जो डिजिट आ रहा है वो तो सेम हो सकता है, वहाँ रेपिटेशन को इन्वॉल्व करना या नहीं वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रेसेस चूज़ कर रहे हो उसमें रेपिटेशन का मतलब है कि आपने एक ही तरह की 2 शर्ट्स या 2 पैंट्स ले ली हैं, तो उस केस में आपको नंबर ऑफ़ शर्ट्स या नंबर ऑफ़ पैंट्स वैसे ही जो है वो लिमिट कर दिया जाएगा। अगर मेरे पास 3 शर्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3 शर्ट्स हैं, 2 पैंट्स हैं, 2 शूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट पैंट्स हैं और 2 डिस्टिंक्ट जो हैं वो शर्ट्स हैं और इस तरह से, ठीक है? तो इसमें रेपिटेशन नहीं होगी। रेपिटेशन जहाँ होगी वहाँ आपको जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो इसी तरह का बना दिया जाएगा कि आपको पता होगा कि ये यहाँ पे 2 आइटम इस तरह की सेम हैं, रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल 2C जो दी हुई है सामने, जो 7 प्लेस लाइसेंस वाली थी, इसमें क्लियर था यहाँ पे क्या जी, यहाँ पे अगर आपने पहले 3 प्लेसेस जो हैं उनको जो है किससे फिल करना था, लेटर्स के ज़रिए, अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए, और आखिरी जो 4 हैं उनको नंबर्स के ज़रिए फिल करना था। तो अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर आपके ये चारों प्लेसेस पे नंबर जो है वो सेम रख दूँ मैं, तो क्या ये कोड अलाउ करता है इसको? तो क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी हुई तो आप बेशक इस तरह कोड बना लें जिसमें चारों नंबर सेम हों, लास्ट 4 और पहली 3 प्लेसेस पे अल्फ़ाबेट भी बेशक सेम हो, तो आप रख सकते हो। फिर इसी वजह से उन्होंने 2E के अंदर उसी क्वेश्चन को दोबारा से प्लेस किया और बता दिया कि आपने जो है वो रेपिटेशन जो है वो लेटर्स और नंबर्स की दोनों की नहीं करनी, और आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ लेना है। यहाँ पे उसने कहा है कि नंबर्स और लेटर्स दोनों की रेपिटेशन नहीं करनी। तो हमने फिर यहाँ पे अपने आंसर में अल्फ़ाबेट्स पहले 26 थे, फिर नेक्स्ट सेकंड प्लेस के लिए रेपिटेशन ख़त्म की और 25 कर दिए, फिर अगली बार फिर 2 डिजिट्स यूज़ कर लिए हुए हैं, तो थर्ड डिजिट के लिए 2 डिजिट कम यूज़ किए, 2 अल्फ़ाबेट्स कम यूज़ किए, 24। फिर इसी तरह नंबर्स के लिए हमने नंबर डिक्रीज़ करते गए, लगी समझ रेपिटेशन सर। ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आगे समझ। हाँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कहा जाता है कि सिर्फ़ आपने रेपिटेशन जो है वो लेटर्स में करनी नहीं करनी और नंबर्स में कर सकते हैं, एक चीज़ को लिमिट करते हैं तो आपने उसी चीज़ को लिमिट करना है। अगर आपको कहा जाता है कि रेपिटेशन अमंग और लेटर्स 26 ही वाज़ इज़ प्रोहिबिटेड, अगर मैं ये लाइन काट दूँ क्वेश्चन में से, अगर मैं ये चीज़ काट दूँ तो मेरे आंसर पे क्या फ़र्क पड़ेगा बताएँ ज़रा? तो सही, ये जो और नंबर पे ना रेपिटेशन नहीं अलाउ होगी, वो 10 ही आएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। नंबर्स पे रेपिटेशन अब अलाउ हो गई है क्योंकि नंबर्स पे कंडीशन नहीं लगाई, तो इसलिए ये 10-10 रह जाएँगे और अल्फ़ाबेट्स पे अलबत्ता रेपिटेशन ख़त्म करनी पड़ेगी। तो ये इस वजह से आपने क्वेश्चन को, हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही अंडरस्टैंड किया है इसको। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना है और देख लेना कि कंडीशन किस चीज़ पे है, किस पे नहीं है। ओके, अब ये जो आपने अभी नोट किया है, ये नंबर ऑफ़ वेज़ को मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ़ वेज़ फाइंड करना, तो इसी को एक्सटेंड करते हैं परम्यूटेशंस के ऊपर। परम्यूटेशंस आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। परम्यूटेशंस क्या होती हैं? है किसी को आइडिया? तो एक्सप्लेन करो थोड़ा-सा, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। परम्यूटेशन किसको कहते सर हैं? ये तो एक नंबर्स फंक्शन नहीं, नंबर्स की मैथ अरेंजमेंट है, लेकिन कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए अरेंजमेंट। नंबर की अरेंजमेंट आई, ओके सही है। ठीक है, परम्यूटेशन याद है हम एक फंक्शन को कहते होते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप भी बनाते थे अलजेब्रा में, आपने ही पढ़ा होगा ये, आप तो लास्ट सेमेस्टर में हो। 4th आपका चल रहा है ना? तो यस परम्यूटेशन सर। नहीं पढ़ा हुआ है, सिमेट्रिक ग्रुप जो है वो परम्यूटेशन का ग्रुप होता है ना? या सर, या तो परम्यूटेशन असल में क्या होती हैं? परम्यूटेशन होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डोमेन है ये 3 नंबर्स, या चलो 4 कर लेते हैं, तो परम्यूटेशन असल में एक बाइजेक्टिव मैपिंग को कहते हैं, ठीक है? तो हम आपने क्योंकि मैंने मैथ में पढ़ा हुआ है ये, तो इसलिए मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करना। तो फॉर एग्जांपल सपोज़ कर लो कि ये आपके पास 4 नंबर्स हैं और आप इस 4 नंबर के सेट की एक बाइजेक्टिव मैपिंग बनाते हो इसी सेट के साथ। तो वो मैपिंग किस तरह की हो सकती है? 1 को आपने इसी सेट के किसी नंबर पे मैप करना है। तो सपोज़ करो मैं 1 को 4 पे मैप कर लेता हूँ, 2 को जो है वो 2 पे ही रहने देता हूँ, 3 को जो है वो 1 पे मैप कर देता हूँ, और 4 को किस पे मैप करना चाहिए अगर मैं चाहता हूँ कि ये बाइजेक्शन बने? 3 से 4 को 4 को 3 पे करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो ये एक परम्यूटेशन है क्योंकि आपने एक सेट को मैप किया है उसी सेट के ऊपर विद अ बाइजेक्टिव मैपिंग, तो ये एक परम्यूटेशन बन गई है। परम्यूटेशन
इसको इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हो कि हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास 1 2 3 4 की एक अरेंजमेंट ये डोमेन की पड़ी हुई है और उसकी एक परम्यूटेशन जो है वो 1 2 3 4 की एक और अरेंजमेंट है जिसमें 4 पहले है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है। तो इसका मतलब है बाइजेक्टिव मैपिंग जो होती हैं फ्रॉम अ सेट ओवर द सेम सेट, वो असल में डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट्स ही दे रही होती हैं। सही हो गया? तो यही सिनेरियो है यहाँ पे परम्यूटेशंस का। हमने परम्यूटेशंस के ज़रिए क्या करना है, चीज़ों की अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है। ठीक है, नंबर्स को मैं कितने वेज में प्लेस कर सकता हूँ, तो ये आपने नंबर ऑफ वेज फाइंड करने होंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे छोटी एग्जांपल से शुरू कर देते हैं जिसने इसने यहाँ पे लिया हुआ है। आपने ये जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, ये आपने रीड भी करना है, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर करता जाएगा चीज़ों का। बाकी मैं डेफिनेशन तो आपको बता ही रहा हूँ। तो अगर आपके पास जो है 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं आपको 3 ऑब्जेक्ट्स देता हूँ n = 3 और मैं आपसे कहता हूँ कि इन ऑब्जेक्ट्स को आपने जो है वो अरेंज करना है एक सीक्वेंस में और सारी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपने मुझे बतानी है कि कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट मैं इन 3 चीज़ों की कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है जो मैं पिछले क्वेश्चन में मैं आपसे कह रहा था कि आप जितनी प्लेसेस फिल करनी है उतने बॉक्स बना लिया करो। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने सारी अरेंज करनी है, तो फिर बॉक्सेस कितने बनेंगे? अगर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और मैंने सारी अरेंज करनी है तो 3 ही तो बॉक्सेस भी चाहिए। 3 ही बनेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। तो यस मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने इन 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं और मैंने फिक्स नहीं किया कि मैंने 3 में कितनी ऑब्जेक्ट्स लेके अरेंज करना है। तो इसका मतलब है मैंने सारी करनी है। तो अगर मैंने सारी ऑब्जेक्ट्स अरेंज करनी है तो इसका मतलब है 3 ही, अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो 3 ही पोजीशंस मुझे चाहिए उन ऑब्जेक्ट्स के लिए, फिर मैं नंबर ऑफ वेज फाइंड करता हूँ। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैंने अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि पहले नंबर पे कौन सी चीज़ रखूँ, दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ रखूँ और आखिर में कौन से रखूँ। तो बताएं मुझे कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्टिंक्ट, ज़ाहिर बात है 3 ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, तो पहली तो पोजीशन पे मैं डिफरेंट कोई भी रख प्लेसेस सकता पे हूँ। एक रख लेंगे हाँ एग्जैक्टली, इसी पहल तो पहली पोजीशन में तीनों में से कोई भी रख सकता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी क्योंकि सर। मैंने तो तीनों को arrange- 3 है, बिल्कुल सही, यहाँ क्योंकि पे 3 3 आ ऑब्जेक्ट्स हैं, जाएगा। जो मर्जी रखो पहले पे, लेकिन जब पहले नंबर पे पोजीशन फिल हो जाएगी तो फिर 2 ऑब्जेक्ट्स रह जाएंगी पीछे। तो सेकंड नंबर पे जो फिर फिल है पोजीशन वो उसके 2 2 आएगा। वेज, हाँ, और थर्ड के लिए 3 वेज, बस एक है, और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 6। ये ठीक हो आ गया। जाएगा 6 हो जाएगा। अगर यही जो है सिनेरियो अगर मैं n ऑब्जेक्ट्स के लिए जनरल रहने देता कि मैंने n ऑब्जेक्ट्स अरेंज करनी है सारी की सारी, तो पहले नंबर पे पहले पोजीशन को फिल करने के लिए n नंबर ऑफ फेज होते हैं, दूसरी पोजीशन को फिल करने के लिए n-1 नंबर ऑफ फेज होते हैं, -1 तीसरी पोजीशन के लिए n-2 नंबर ऑफ फेज होते हैं और लास्ट पोजीशन के लिए एक वे होता। ऐसे ही होता ना फिर अगर मैंने n की n अरेंज करनी होती सारी। समझ आ रही है बात की? अगर मैंने सारी की सारी n ऑब्जेक्ट्स आप अरेंज करनी होती तो पहली ऑब्जेक्ट को रखने के लिए या पहली पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट रखी जा सकती है, तो n वेज होंगे। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट क्योंकि यूज़ होगी तो n-1 ऑब्जेक्ट्स होंगी सेकंड पोजीशन को फिल करने के लिए, उसके लिए नंबर ऑफ वेज n-1 होंगे, फिर n-2 होंगे एंड सो ऑन अप टू 3 2 and 1। तो इस सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए तो n फैक्टोरियल जवाब में आएगा, क्योंकि जो ये आपने 6 जवाब दिया है ये भी तो 3 फैक्टोरियल का है ना, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स को आपने फिल किया है। तो 3 फैक्टोरियल वेज में आपने उसको अरेंजमेंट्स को फाइंड किया। समझ आ रही है ये बात? यस सर। हाँ समझ। तो अगर आपको मैं कहूँ कि मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो सारे ऑल पॉसिबल वेज कितने होंगे उनको अरेंज करने के, बताएं ज़रा। 3 फैक्टोरियल होगा। 4 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। 24 हाँ 24 24। 4 4 फैक्टोरियल हो वेज जाएगा 20। बिल्कुल सही 24, क्योंकि 4 का जो फैक्टोरियल होता है वो 24 है। 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज होंगे। तो अब ये फॉर्मूला याद कर लें बेशक आप कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो होंगी सब की सब अगर आपने अरेंज करनी है तो वो n फैक्टोरियल होंगी। अब एक चीज़ मैं पहले से क्लियर कर दूं कि ये n ऑब्जेक्ट्स हैं और सब की सब अरेंज की जा रही हैं। अगर क्वेश्चन ये होता कि n ऑब्जेक्ट्स हैं और उन n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स चूज़ करें और उनको अरेंज करें तो फिर आंसर थोड़ा कम हो जाएगा इससे। तो वो कितना कम हो जाएगा वो भी हम कर लेंगे। होता है ना, आपने NPR का फॉर्मूला देखा होगा अगर आपने स्टैट की कोई बुक अगर बाय चांस यस देखी। सर। या NPR जो होता है वो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होती हैं
ऑफ n ऑब्जेक्ट्स चूजिंग r एट अ टाइम। यानी कि अगर आपने n की n अरेंज नहीं करनी सारी, आपने n ऑब्जेक्ट्स में से r अरेंज करनी है। जैसा कि 4 ऑब्जेक्ट्स अगर सारी की सारी अरेंज करो तो 24 वेज हैं, लेकिन अगर 4 ऑब्जेक्ट्स में से सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स चूज करके उनको अरेंज करना हो तो नंबर ऑफ वेज कम हो जाएंगे। इसी तरह 4 ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन उनमें से मैंने 2-2 की अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ वेज और कम हो जाएंगे, या डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से अभी फिलहाल जो अभी चल रहा है सिनेरियो, इसमें आपने n ऑब्जेक्ट्स अगर आपको दी हुई हैं तो आपने वो n की n ऑब्जेक्ट सारी अरेंज करनी है, और उसके लिए जो नंबर ऑफ वेज हैं वो हैं n फैक्टोरियल, ठीक है। ये पहला स्टेप है आपका परम्यूटेशंस की तरफ, तो ये अब आपने याद रखना है। इसको क्वेश्चन के तौर पे अप्लाई किया हुआ है ताकि आपको जो है वो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में चीज़ों के आंसर देने आ जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही होगा लेकिन वर्ड चेंज हो सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ें ज़रा, ये 3A में क्या कहता है, वो क्या करना है? How many different batting order are possible for the base bar? Consist of 9 players. वो यही पूछा है कि 9 प्लेयर के लिए कितनी डिफरेंट प्लेसेस होंगी बैटिंग ऑर्डर्स कितने possible। आप फाइंड कर सकते हो, है ना। आपने जी सर। क्रिकेट टीम में आपको पता है कि बैटिंग ऑर्डर होता है कि किस ऑर्डर से प्लेयर जाएंगे खेलने बैटिंग करने, तो वो कितने डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर हो सकते हैं। अगर आपने इसको कंपेयर नहीं किया नेचुरल जो इसकी डेफिनेशन है परम्यूटेशन की, तो आपको लगेगा शायद कि मुश्किल काम करना पड़ गया। लेकिन अगर आपको पता है कि 9 प्लेयर्स के बैटिंग ऑर्डर्स का मतलब ये है कि 9 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है और उनके नंबर ऑफ वेज फाइंड कर लो, तो आप डायरेक्ट 9 फैक्टोरियल आंसर दे दोगे। समझ आ रही है बात की? यस सर। क्योंकि बात तो ये 9 प्लेयर्स जो हैं वो 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, और बैटिंग ऑर्डर का मतलब है कि उन 9 प्लेयर्स को जिस तरह से मर्जी अरेंज कर लो, तो जो भी अरेंजमेंट होगी वो उन 9 प्लेयर्स का एक बैटिंग ऑर्डर होगा। तो जितनी परम्यूटेशंस 9 नंबर की बन सकती हैं, हर परम्यूटेशन एक स्पेसिफिक बैटिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो आप आपने सारे बैटिंग ऑर्डर फाइंड करने हैं, तो 9 के 9 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करो 9 फैक्टोरियल वेज में, तो वो सारे बैटिंग ऑर्डर्स आ जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर बन रहा है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, 1 लाइनर आंसर है इसका, बशर्ते कि क्वेश्चन आपको समझ आ यस सर। जाए। तो आपने बस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर। अब यहाँ पे ये काफ़ी ट्रिकी है और इंटरेस्टिंग भी है कि क्वेश्चन को आपको ज़रा अंडरस्टैंड करना पड़ता है पहले। तो ज़रा तसल्ली से क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को आपने क्या करना है, अपने पास नोटबुक के ऊपर लिस्ट करते जाना कि कितनी चीज़ें कितनी हैं और करना क्या है। अब ये देखो जो 3B है इसमें क्या कहता है, अ क्लास इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 6 men and 4 women। तो ये तो पहले क्लास की इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपके पास 6 men हैं 4 women हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन इज गिवन एंड स्टूडेंट्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। एग्जाम हो गया, बच्चों के मार्क्स आ गए, मार्क्स की वजह से बच्चों की एक अरेंजमेंट बन गई, ग्रेडिंग बन गई, ठीक है, ग्रेड बुक आ गई। एज्यूम दैट नो टू स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन द सेम स्कोर। अब इससे क्या हुआ, इसका मतलब है जो आपकी ग्रेड बुक आई है, आपकी जो मार्कशीट आई है क्लास की, उसमें कोई से भी कि दो उसमें स्टूडेंट्स सेम मार्क्स एक स्टूडेंट नहीं जैसे नहीं बैठ है। सकते। हाँ, किसी के भी दो स्टूडेंट्स के मार्क्स एक जैसे नहीं है। तो इसका मतलब है कि 10 स्टूडेंट्स की जो क्लास थी, 6 मैन और 4 वुमेन, सब स्टूडेंट्स के अलग अलग नंबर हैं और उनकी एक ग्रेडिंग हो गई है। हाउ मेनी डिफरेंट रैंकिंग विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेडिंग इज पॉसिबल। अब आप आंसर दें ज़रा इसका। ग्रेडिंग हाँ, है ना, तो सर ठीक डिफरेंट से है ना बड़े तो बच्चे। सारे, हाँ तो जी बोलें। इसके वही अरेंजमेंट ही देखनी है ना। एग्जैक्टली। अब देखो ना, तो वो डिफरेंट 10 रैंकिंग का मतलब फैक्टोरियल है कि होगा। जो आपकी, हाँ, मार्क्स के हिसाब से जो आपकी रेटिंग बनेगी क्लास में, जी। कि ये बच्चे के पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, इसके लोएस्ट मार्क्स हैं, तो रेटिंग ग्रेडिंग हो जाएगी एक। तो सबके मार्क्स अलग अलग किस्म के हैं अगर, तो फिर अगर 10 स्टूडेंट टोटल, तो फिर अगर आपको डिफरेंट रैंकिंग चाहिए मार्क्स के लिहाज से, तो वो 10 फैक्टोरियल जवाब आ जाएगा। समझ आ रही है बात की? यस सर। यस बड़ा सर। आसान है कि 10 थे, सबके मार्क्स क्योंकि अलग अलग हैं, तो अगर मैं ये एक लाइन काट दूं आखिरी वाली कि भाई ये चीज़ नहीं है, तो अब क्योंकि मार्क्स स्टूडेंट के सेम भी हो सकते हैं, तो फिर आप अब उस तरह से परम्यूटेशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे जी अगर सर। ये चीज़ दी हो कि भाई सबके मार्क्स अलग अलग किस्म के हैं, तो फिर तो 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अरेंज आप 10 फैक्टोरियल वे में कर सकते हो, तो वो अलग अलग रेटिंग सारों की आ जाएंगी। तो फिर हम ऐसे ही करेंगे कि सर 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, हाँ नहीं नहीं, या वो 6 अभी, मल्टीप्लाई बाय 4। हाँ नहीं, वो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 तो अलग है ना, सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अभी जो मैं कह रहा हूँ तो अभी तो ये है कि सब स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग अलग हैं, किसी के भी दो के सेम नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रेडिंग जो है क्लास की, जो रैंकिंग है स्टूडेंट्स की ग्रेड के लिहाज से, वो इतनी बनेगी। ये क्लियर हो गया पहली बात?
जैसा ये तो समझ लग पहला क्लियर है ना। चलो अब सेकंड मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं ना क्वेश्चन पार्ट बी में। पार्ट बी में ये कह रहा है कि मेन जो हैं, मेल जो हैं क्लास में, उनको आपस में रैंक करना है अलग अलग, बॉयज़ की रैंकिंग अलग करनी है और जो वुमेन हैं उनकी रैंकिंग अलग करनी है। सही है, बॉयज़ की रैंकिंग अलग करनी है, वुमेन की रैंकिंग अलग करनी है। अब बताएं कि हाउ मैनी डिफरेंट रैंकिंग इज पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल अलग ये उसने डिमांड कर लिया। उसने कहा है कि बॉयज़ की रैंकिंग बॉयज़ के मार्क्स के साथ ही करनी है। तो अगर 6 बॉयज़ हैं तो उनके 6 अब वो मार्क्स 6 हैं ऑब्जेक्ट हो जाएंगे और अलग। वो 4 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही। 6 स्टूडेंट्स हैं मेल्स, उनके सबके मार्क्स अलग अलग हैं। तो 6 मेल्स की जो आपस में जो रैंकिंग आएगी वो आएगी 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल रैंकिंग्स हैं टोटल 6 स्टूडेंट्स की आपस में मार्क्स के लिहाज से। 4 वुमेन हैं, 4 वुमेन की अलग अलग नंबर सबके मार्क्स हैं, तो उनकी 4 फैक्टोरियल रैंकिंग अलग आ जाएगी वुमेन की। और तो ये वुमेन की रैंकिंग अलग है और मेन की रैंकिंग अलग है। ठीक है, तो अब जो आपको क्लास की रैंकिंग चाहिए, उस क्लास की रैंकिंग में बॉयज़ की रैंकिंग अलग हो गई है और गर्ल्स की रैंकिंग अलग हो गई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको मिल जाएगी टोटल 10 के 10 स्टूडेंट्स की रैंकिंग। समझ आ रही है? आपने दोनों को देखो ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो है ना वो क्लास किस तरह की है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये B1, हाँ जी बोले, क्वेश्चन पूछे, मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। सर उसमें वो कह रहा है ना कि वुमेन की अलग और मैन की अलग, तो 6 की अलग करेंगे, 4 की अलग करेंगे, बाद में जो आंसर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये बाद में इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि आपसे उन्होंने बॉयज़ की रैंकिंग नहीं पूछी है, आपसे उन्होंने क्लास की रैंकिंग पूछी है। 10 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसकी टोटल कितनी रैंकिंग्स हैं। सही है, तो इसलिए आपने उस बाद में उसको मल्टीप्लाई भी किया है ताकि आपको फिर 10 स्टूडेंट्स की रैंकिंग मिल जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं क्लास की एक लिस्ट बनाऊँ तो वो इस तरह की होगी ना कि पहले अगर मैं फॉर एग्जांपल बॉयज़ को रख लेता हूँ तो ये B1 से B6 की ये बॉयज़ की रैंकिंग आ जाएगी। फिर ये G1 से G4 तक जो है ये गर्ल्स की रैंकिंग आ जाएगी। तो ये टोटल जो है वो 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। सही है ना, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे जो मैं लेफ्ट साइड पे बना रहा हूँ। फिर फर्दर ये कि B1 से B6 जो है ये नंबर आपस में जो है वो शफल होंगे, यानी कि उसकी परमुटेशंस बनेंगी और वो 6 फैक्टोरियल वेज में चेंज होंगी। और जो गर्ल्स हैं ये क्योंकि 4 हैं टोटल, तो इनके आपस में जो ये 4 मार्क्स हैं ये आपस में मुख्तलिफ रैंकिंग्स बनेंगी इनकी और वो 4 फैक्टोरियल होंगी। और ओवरऑल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये 10 स्टूडेंट्स के हिसाब से 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल रैंकिंग्स टोटल आ जाएंगी पूरी क्लास की। सही है, समझ आ रही है? ओके सर। ओके, 3C में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3C में इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपने यही करना है, आपने स्केच सा एक बना लेना है, इन्फॉर्मेशन उसमें लिस्ट कर लेनी है, फिर अपना आंसर देना है। अब यहाँ पे कहता है कि मिस जॉन्स हैज़ 10 बुक्स, उनके पास 10 बुक्स हैं। ठीक है, शी इज़ गोइंग टू पुट ऑन हर बुक शेल्फ, उसने वो जो 10 बुक्स हैं वो अपनी बुक शेल्फ में अरेंज करनी है। उन 10 बुक्स में से जो 4 किताबें हैं वो हैं मैथमेटिक्स की, 3 जो हैं वो केमिस्ट्री की हैं, 2 जो हैं वो हिस्ट्री की हैं और 1 जो है वो लैंग्वेज की बुक है। ठीक है, तो आपने ये नंबर अलग अलग नोट कर लेने हैं कि 4 मैथमेटिक्स की बुक हैं, 3 केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 2 हिस्ट्री की बुक्स हैं, 1 लैंग्वेज की बुक है। अब ये तो हो गया कि इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या क्या है, तो इन्फॉर्मेशन होगी। अब करना क्या आपने, मिस जॉन्स wants to arrange her books so that all the books dealing with the same subject are together on the shelf। अब आपने क्या करना है, आपने शेल्फ में वो बुक्स अरेंज करनी है लेकिन सेम सब्जेक्ट की बुक्स जो हैं वो इकट्ठी रखनी है। समझ आ रही है बात की? तो इसका जी मतलब है कि 4 मैथ की बुक इकट्ठी पड़ी रहेंगी, तो 4 मैथ की बुक्स इकट्ठी पड़ी होंगी तो कितने वेज में वो आपस में अरेंज होंगी, 4 फैक्टोरियल, है ना। अब देखो ना, यस सर। चार, यस सर। मैथ जो की भी बुक्स, है। जो 4 मैथ की बुक्स हैं उनको आप M1 M2 M3 M4 कह लो। तो अगर पहली अरेंजमेंट शेल्फ की ये है कि मैं 4 मैथ की बुक्स पहले अरेंज कर लेता हूँ, M1 M2 M3 M4, फिर उन 4 मैथ की बुक्स को आपस में शफल करता हूँ, तो स्टिल वो चारों इकट्ठी तो रहेंगी ना। तो इसलिए 4 फैक्टोरियल वेज ऐसे हैं जिसमें मैथ की चारों बुक्स इकट्ठी रहेंगी और वो शेल्फ के अंदर डिफरेंट ऑर्डर की होंगी। तो ये मैंने 4 फैक्टोरियल मैथ के बुक्स के लिए ले लिया। 3 फैक्टोरियल जो है वो 3 हिस्ट्री की बुक्स हैं, केमिस्ट्री की बुक्स हैं सॉरी, 3 केमिस्ट्री की बुक्स को आपस में अरेंज किया और वो इकट्ठी पड़ी रही स्टिल, तो वो 6 वेज होंगे, 3 फैक्टोरियल। 2 हिस्ट्री की बुक्स को अरेंज किया 2 फैक्टोरियल वेज में, 1 लैंग्वेज की बुक को अरेंज किया 1 फैक्टोरियल वेज में। ये तो हो गया कि मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक को
रखा है यहाँ पे शेल्फ के अंदर तरतीब से, और सेम सब्जेक्ट की बुक्स को आपस में शफल किया है, तो ये मेरे पास एक रैंकिंग आ गई है। और इस रैंकिंग में बुक शेल्फ के अंदर पहले नंबर पे 4 मैथ की बुक्स पड़ी हुई हैं, ऑर्डर उनका जो मर्जी है 4 फैक्टोरियल वेज। फिर 5वीं 6ठी और 7वीं बुक जो है वो केमिस्ट्री की है, और वो 3 फैक्टोरियल वेज में केमिस्ट्री की बुक्स चेंज होंगी। फिर 8वीं और 9वीं बुक जो है शेल्फ के अंदर वो है, कौन सी है ये 2 बुक्स कौन सी थी, हिस्ट्री की बुक्स हैं 2 सर ये। लैंग्वेज और हिस्ट्री की। हाँ, तो 8वीं और 9वीं बुक्स जो हैं ये 2 हिस्ट्री की बुक्स हैं, और हिस्ट्री की बुक्स को आपस में 2 फैक्टोरियल वे में शफल किया हुआ है। और आखिरी बुक 10वीं जो है वो है लैंग्वेज की बुक, और 1 फैक्टोरियल वे में वो शफल होगी आपस में, तो वो एक ही है, तो एक ही वे है उसको रखने का। तो ये तो हो गई शेल्फ के अंदर 10 की 10 बुक्स की अरेंजमेंट। लेकिन इसमें एक चीज़ फिक्स है कि मैथ की बुक्स पहले नंबर पे पड़ी होंगी, फिर केमिस्ट्री की बुक्स आएंगी, फिर हिस्ट्री की बुक्स आएंगी, फिर जो है वो लैंग्वेज की बुक्स आएंगी। तो मिस जॉन्स को ये तो नहीं कहा था ना कि मैथ की बुक्स पहले ही रखनी है आपने, ये भी तो हो सकता था कि पहले आप 3 बुक्स जो हैं वो हिस्ट्री की रख लें, केमिस्ट्री की रख लें, बाद में मैथ की बुक्स रख लें 4, ये भी तो हो सकता था ना। समझ आ रही है बात की? जी सर। तो अब जो है, सर अब क्या तो अभी उससे आपके कोई साथ फर्क नहीं। समझ नहीं, दोबारा पूछिए। अगर सर जो आपने कहा है कि 3 बुक्स अगर पहले आ जाती है और मैथ की बाद में आ जाती तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? शेल्फ, अब देखो शेल्फ के अंदर जो बुक्स की अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होगी क्या? चाहे पहले बुक्स पहले लेफ्ट, अगर आप शेल्फ को लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करो, तो पहले आपके पास 4 मैथ की बुक्स पड़ी हैं इस वक्त जो ये जी अरेंजमेंट है, वो पहले डिफरेंस 4 मैथ होगा, की सिर्फ बुक्स। आंसर वही रहेगा ना। दोबारा पूछेगा, आपकी आवाज थोड़ी सी हो गई है मैं वो। कह रहा हूँ कि जो प्लेसेस हैं वो तो हाँ चेंज हो जाएंगी, लेकिन हाँ हाँ, आंसर तो वही रहेगा ना। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, आंसर का क्या मतलब है, देखो अब मैं दोबारा से क्योंकि मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं ना, तो मैं 4 सब्जेक्ट्स बनाता हूँ यहाँ पे। अब मेरे बॉक्सेस को देखो ज़रा, 4 सब्जेक्ट्स के लिए 4 बॉक्स बनाता हूँ। अब ये हैं सब्जेक्ट्स के लिए बॉक्सेस। अब मिस जॉन्स ने कहा था कि मैंने अपनी सारी 10 की 10 बुक्स को अरेंज करना है, और उसमें एक सब्जेक्ट्स की बुक, एक जैसी जो सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं वो इकट्ठी रहनी चाहिए। उसमें मिस जॉन्स ने ये नहीं कहा था कि मैथ की बुक पहले रखनी है और केमिस्ट्री की बाद में रखनी है, उन्होंने कहा था कि बस सेम सब्जेक्ट की बुक्स इकट्ठी रहें। तो इसका मतलब है कि अगर मैं पहले नंबर पे मैथ की बुक्स रख लूँ 4, दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री की बुक्स रख लूँ, तीसरे नंबर पे मैं हिस्ट्री की बुक्स रख लूँ, और चौथे नंबर पे मैं लैंग्वेज की बुक्स रख लूँ, तो ये एक अरेंजमेंट है बुक्स को अरेंज करने के लिए। दूसरे वे में ये हो सकता है कि पहले मैं केमिस्ट्री की बुक रख लूँ, फिर मैं मैथ की बुक्स रख लूँ, बाद में हिस्ट्री और लैंग्वेज रख लूँ। तो ये क्या शेल्फ की अलग अरेंजमेंट नहीं है? पहले से डिफरेंट है ना ये। हमने तो नंबर ऑफ वेज काउंट करते हैं कि मैं कितने वेज में बुक्स को अरेंज कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अगर पहले मैथ की बुक्स पढ़ी हैं, बाद में केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हैं, तो शेल्फ के हिसाब से ये अलग अरेंजमेंट है। और अगर पहले केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये अलग अरेंजमेंट है, और अगर पहले हिस्ट्री पढ़ी है तो ये उससे भी अलग है, और अगर पहले लैंग्वेज की बुक पढ़ी है तो ये उससे अलग है। समझ आ रही है बात की? सर तो उनकी इसका मतलब अरेंजमेंट तो ये, अलग है, लेकिन जो सर जी, सर उनकी हाँ, अरेंजमेंट तो अलग अलग है, लेकिन जो इनका आंसर आएगा सर वो तो फिर सेम ही नहीं रहेगा। नहीं ना, नहीं आंसर, किस आंसर की बात कर रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, सर जो जो देखो जी मेरी सर। बात, सबसे पहले मैंने मैथ की 4 बुक्स रखी हैं, ये मैं जी एक सर। अरेंजमेंट बता रहा हूँ अपनी शेल्फ की। मैंने मैथ की 4 बुक्स रखी, उन 4 बुक्स को मैं आपस में शफल कर सकता हूँ, मैथ की बुक्स यस इकट्ठी सर। रहेंगी फिर भी। तो 4 फैक्टोरियल वेज में मैथ की 4 बुक्स को मैंने अरेंज किया, लेकिन मैथ की 4 बुक्स स्टिल शेल्फ में सबसे पहले मैथ की 4 बुक्स ही अपीयर होंगी 4 फैक्टोरियल वेज में। फिर जी केमिस्ट्री की सर। 3 बुक्स जो हैं वो 3 फैक्टोरियल वेज में अपीयर होंगी, लेकिन मैथ की बुक्स के बाद। और ये जो 6 वेज हैं, इस 6 वेज में मैंने सिर्फ केमिस्ट्री की बुक्स को आपस में इंटरचेंज किया है, मैथ की बुक्स को नहीं छेड़ा है। और केमिस्ट्री की बुक्स को इंटरचेंज किया है, लेकिन स्टिल केमिस्ट्री की बुक्स मैथ के बाद ही रख रहा हूँ मैं, और हिस्ट्री से पहले ही रख रहा हूँ। और ये जो 2 फैक्टोरियल वेज हैं, इसमें मैं हिस्ट्री की बुक्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री की बुक्स अभी भी केमिस्ट्री के बाद और लैंग्वेज से पहले पढ़ी हुई हैं। और ये जो एक वे है, इसमें लैंग्वेज की बुक्स को अरेंज कर रहा हूँ मैं, और उनको मैं हमेशा रख फिर भी एंड में ही रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का मतलब है कि ये ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं जिसमें मैथ, केमिस्ट्री और हिस्ट्री और लैंग्वेज की बुक्स आपस में तो इकट्ठी रहती हैं सब्जेक्ट वाइज। यस सर। मैथ पहले नंबर पे ही रहेगा, केमिस्ट्री दूसरे नंबर पे ही रहेगी, हिस्ट्री तीसरे नंबर पे ही रहेगी, और लैंग्वेज चौथे नंबर पर ही रहेगी। आपने सब्जेक्ट्स को आपस में शफल नहीं किया, आपने सब्जेक्ट की बुक्स को आपस में शफल किया। अब ये भी तो है कि मैं मैथ केमिस्ट्री को आपस में इंटरचेंज कर लूँ, या मैथ और हिस्ट्री को आपस में इंटरचेंज कर लूँ, तो अरेंजमेंट तो डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन पहले काउंट तो नहीं हुई। पहले काउंट करने का यस सर। मतलब
है ना। आपने जो पहले काउंट किए हैं, ये 4 फैक्टोरियल वेज को काउंट करने का मतलब है कि ये मैथ की बुक्स जहाँ पढ़ी हैं वहीं पढ़ी हैं, लेकिन आपस में इंटरचेंज नहीं है 4 फैक्टोरियल। और ये जो 3 सर वही बात, फैक्टोरियल। तो हाँ वही जी। बात, अगर हम केमिस्ट्री को रख लें पहले तो वो तो हाँ इनका 3 का फैक्टर आ जाएगा, और अगर हम फिर जो मैथ इसको बाद में रख लें उसको फिर हम 4 के फैक्टर से करेंगे। हाँ देखो ना, हाँ अगर आप केमिस्ट्री की बुक्स को पहले कर लो तो 3 फैक्टोरियल पहले आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाद में आ जाएगा। आप ये कह रहे कि होना तो इन्होंने मल्टीप्लाई ही है, आंसर सेम रहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अरेंजमेंट नहीं आती है। अगर आप इन दोनों का आपस में इंटरचेंज करते हो तो ये एक नई अरेंजमेंट है जिसमें मैथ दूसरे नंबर पे है, केमिस्ट्री पहले नंबर पे है। तो इसका मतलब है कि ये आपने वे अभी काउंट नहीं किया था पहले इससे। तो ये जो आखिरी आंसर है, इसमें आपके 4, 3, 2 और 1 फैक्टोरियल्स का जो आंसर था उसको फर्दर 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, जो इसका मकसद क्या था, ये समझ आ रही है बात। इसका मकसद ये था कि भाई 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, वो 4 सब्जेक्ट भी तो आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना सब्जेक्ट वाइज। कि मैं कहूँगा मैथ को एंड पे ले जाओ तो आपने मैथ की चारों बुक्स उठानी है, वो लैंग्वेज के बाद रख देनी है। फिर मैं कहूँगा केमिस्ट्री को जो है वो शुरू में ले आओ, तो केमिस्ट्री की तीनों बुक्स उठानी है, वो आपने पहले नंबर पे रख देनी है और मैथ की आगे कर देनी है। तो इसका मतलब है कि ये वो वेज हैं जो आपने पहले काउंट नहीं किए, पहले आपने सिर्फ काउंट किया है सब्जेक्ट की बुक्स का, यानी कि मैथ की बुक्स का आपस में कितने वेज में चेंज हो सकती हैं अरेंजमेंट्स, केमिस्ट्री की बुक्स आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं। हाँ चलो मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से, 1 मिनट। आप सपोज करो कि ना, असल में लिखना थोड़ा सा मुश्किल है ना, वरना ये जल्दी क्लियर हो जाता। अब मैं एक अरेंजमेंट बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो, आपने मेरी बात का आंसर देना ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ गया। पहले मैं ये कहता हूँ कि टोटल बुक्स कितनी है, पहले तो ये बताओ ना मुझे, टोटल बुक्स कितनी है। 10। 10 बुक्स हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मैं इसका आंसर जो है ना वो ऐसे निकालता हूँ कि ना B1, B2, B3 से लेके B10 तक जो है ना वो 10 बुक्स मैंने रख दी, और मैंने कहा कि ये मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट है, और मैं इसका आंसर जो है ना वो 10 फैक्टोरियल काउंट कर लेता हूँ। तो मुझे बताओ इस आंसर में मेरे क्या गलती है। सर रिपीट करना। मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अपनी 10 बुक्स जो सर थी, प्लीज जरा आंसर रिपीट कर देना क्वेश्चन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो 10 बुक्स मेरे पास थी, 4 मैथ की, 3 केमिस्ट्री की, 2 हिस्ट्री की, 1 लैंग्वेज की, मैंने उन 10 बुक्स को अरेंज किया और उनको कह लिया कि ये B1 है, बुक 1, ये बुक 2 है, बुक 3, बुक 4 और बुक 10 तक। दो और स्ट्रीक नहीं पहले। मैंने कहा कि 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 10 बुक्स जो हैं, और इनको अरेंज करने के 10 फैक्टोरियल वेज हो सकते हैं। तो क्या ये जो शेल्फ में मैं 10 फैक्टोरियल वेज में बुक्स अरेंज करूंगा, क्या ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर ठीक नहीं है क्या, जो मिस जॉन्स चाहती हैं। इस नहीं सर, तरीके से नहीं निकाल सकता मैं, क्या मसला इस तरीके में जो मैंने अभी किया। सही यहाँ पे ये नहीं ना बताया जाएगा कि मैथ की कितनी प्लेसेस हैं, उसके बाद केमिस्ट्री की कितनी प्लेसेस हैं, कि नहीं किस नहीं नहीं, प्लेस पे देखो ये देखो, आएंगी, हाँ अच्छा, कितनी प्लेसेस और चीज़ है और कौन सी प्लेस ये किस और चीज़ है। प्लेस में। अब हाँ, यस अब सर। अगर मैं 10 फैक्टोरियल कर लेता हूँ तो इसमें तो 10 ऑब्जेक्ट्स की आपस में सारी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आएंगी। उसमें अगर मैथ की बुक्स थी ही 4, तो इन 10 फैक्टोरियल में मैथ की बुक्स 4 ही हैं, लेकिन वो किसी भी जगह पे पड़ी हो सकती हैं। वो मैथ की बुक केमिस्ट्री की बुक्स में मिक्स हो सकती है, वो हिस्ट्री की बुक्स में मिक्स हो सकती है, किसी भी जगह पे, क्योंकि 10 फैक्टोरियल का मतलब है कि 10 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट्स फ्री ऑफ एनी कंडीशन। तो 10 सब्जेक्ट्स को जब मैं अरेंज करूंगा तो मैं ये नहीं देख रहा कि मैंने वो 4 का ग्रुप मैथ वाला इकट्ठा रखना है, वो 3 का केमिस्ट्री वाला ग्रुप इकट्ठा रखना है, ये मैंने नहीं देखा। 10 फैक्टोरियल का मतलब है कि 10 ऑब्जेक्ट्स अलग अलग पड़ी हैं, इनको आपस में हर तरीके से अरेंज कर दो, जितने भी तरीके हैं। तो ये आंसर गलत है, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री और मैथ और ये सेम सब्जेक्ट की बुक्स इकट्ठी नहीं पड़ी होंगी। तो इसलिए आपने ये 10 फैक्टोरियल तो नहीं करना, तो वेज कम होने चाहिए। तो वेज कम करने के लिए हमने सब्जेक्ट की क्या ग्रुप आपने बना दी। हर करना। हाँ, अब हमने ये किया, हमने कहा कि भाई सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज इनको अरेंज कर। तो फिर सब्जेक्ट वाइज अरेंज करने के लिए हमने ये कहा कि पहले सपोज करो कि पहले मैं ये करता हूँ कि एक अरेंजमेंट लिखता हूँ मैं पहले। ये है मेरी पहली अरेंजमेंट जिसमें मैथ की बुक सबसे पहले नंबर पे पड़ी है, मैथ की पहली बुक, मैथ की दूसरी बुक दूसरे नंबर पे पड़ी है, मैथ की तीसरी बुक तीसरे नंबर पे पड़ी है, मैथ की चौथी बुक चौथे नंबर पे पड़ी है, उसके बाद केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक, केमिस्ट्री की सेकंड बुक, केमिस्ट्री की थर्ड बुक,
उसके बाद हिस्ट्री की बुक 1, उसके बाद हिस्ट्री की बुक 2, और उसके बाद लैंग्वेज की बुक 1। 10 बुक्स हो गई पूरी। जी सर। ठीक है। अब ये जो शेल्फ है ना, ये तो अब इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि मेरे पास ये एक शेल्फ है, शेल्फ फिक्स है, शेल्फ नहीं हिलानी है मैंने शेल्फ के अंदर बुक्स को मूव करना। अब ये शेल्फ के अंदर एक अरेंजमेंट आ गई है। अब देखो आपके पास शेल्फ पड़ी है, आपने शेल्फ में देखो लेफ्ट से राइट रीड करो, पहले मैथ की बुक्स पढ़ी हैं, फिर केमिस्ट्री की, फिर हिस्ट्री की, फिर ये जो आंसर टोटल आया हुआ है उस आंसर में से एक फिक्स अरेंजमेंट है जो मैंने सामने लिखी है आपके। इस तरह की 6912 टोटल अरेंजमेंट्स हैं क्वेश्चन के मतलब, लेकिन वो कौन सी हैं, किस तरह की हैं, सही आंसर कैसे मिलेगा। अब देखो, अब मैं आपसे कहता हूँ कि देखो मैथ की बुक्स है ना, ये M1 M2 M3 M4, इन मैथ की बुक्स को यहीं पे पढ़ा रहने दो, लेकिन आपस में जो है ना वो शफल कर दो कि मैथ की चौथी बुक का पहले ले आओ, और फिर उसके बाद जो है वो मैथ की पहली बुक रखना, फिर दूसरी बुक रखना, फिर जो है वो तीसरी बुक रखना। तो मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने अरेंजमेंट की है, इस अरेंजमेंट में मैथ की बुक्स अभी भी इकट्ठी है ना, तो ये हमारी जो हमें वेज चाहिए उसमें ये भी तो आना चाहिए ना। समझ आ रही है बात की, जिसमें मैथ का ग्रुप जो था जहाँ पढ़ा था वहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट मैंने चेंज कर लिया। इसी तरह केमिस्ट्री का जहाँ पढ़ा था वहीं पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री का जहाँ पढ़ा था वहीं पढ़ा हुआ है, और लैंग्वेज का जहाँ पढ़ा था वहीं पढ़ा हुआ है। ये स्ट्रक्चर बनाने का मकसद ये है कि ये जो अरेंजमेंट्स हम फाइंड कर रहे हैं 4 फैक्टोरियल, असल में ये 4 फैक्टोरियल वेज मैथ की बुक्स को शफल करने के तरीके हैं, लेकिन शेल्फ में उनकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे सब्जेक्ट वाइज जहाँ मैथ पढ़ा था वहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन मैथ की 4 फैक्टोरियल 4 बुक्स जो थी उनको सर आपस में आवाज चेंज। नहीं आ रही। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, आवाज़ आ रही है अभी? जी सर। आ रही है सर। बस थोड़ी देर, 5 मिनट। अच्छा, ओके, तो अच्छा, ये जो मैंने 2 अरेंजमेंट्स बनाई हैं, एक ऊपर बॉक्स शेल्फ के अंदर और एक उसके नीचे मैंने लिखी है, इनका मतलब ये है कि पहले मैंने जो अरेंजमेंट बनाई है उसमें मैंने अपनी तरफ से सोच लिया कि मैं मैथ से शुरू करता हूँ बुक्स को अरेंज करना, पहले मैथ की रखता हूँ, फिर केमिस्ट्री के रखता हूँ, फिर हिस्ट्री के रखता हूँ, फिर लैंग्वेज के रखता हूँ। तो ये मैंने एक अरेंजमेंट फिक्स कर दी सब्जेक्ट वाइज। फिर उसके बाद अगला काम ये किया कि सेम सब्जेक्ट के अंदर जो बुक्स हैं उनको आपस में शफल किया। तो फिर शफल करने से सब्जेक्ट वाइज जो है, सेम सब्जेक्ट वाइज, वो ये 4 फैक्टोरियल वेज, 3 फैक्टोरियल वेज ये मेरे पास आ गए कि मैंने जो शुरू में मैंने सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट की लिस्ट है उसको फिक्स किया कि पहले मैथ रखो, बाद में केमिस्ट्री रखो। देखो ये मैं कर रहा हूँ, ये स्टार कर रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड पे। ये पहले मैंने अरेंजमेंट फिक्स की। ये अरेंजमेंट क्या कहती है? ये कहती है कि पहले मैथ रखना है, फिर केमिस्ट्री रखनी है, फिर हिस्ट्री रखनी है, फिर लैंग्वेज रखनी है। इस स्कीम को सामने रखते हुए मेरे पास कितने वेज हैं? इस स्कीम को सामने रखते हुए मेरे पास वेज हैं कि मैथ को पहले नंबर पर रखते हुए फर्दर ये कि मैथ की 4 बुक्स को 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करो, फिर केमिस्ट्री को दूसरे नंबर पर रखते हुए 3 फैक्टोरियल हो वेज, रहेगा इसका था। हाँ, फिर हिस्ट्री को तीसरे नंबर पर रखते हुए 2 फैक्टोरियल वेज, और लैंग्वेज को चौथे नंबर पर रखते हुए 1 फैक्टोरियल वेज। ये मेरे पास 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल वेज हैं आफ्टर फिक्सिंग द सब्जेक्ट इन द शेल्फ के मैथ पहले नंबर पे ही है। अगली बार जब मैं सेकंड नंबर पे स्टार कर रहा हूँ, अगली बार जब मैं केमिस्ट्री को पहले नंबर पे रखूँगा और मैथ को दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हिस्ट्री को, और चौथे पे लैंग्वेज को, तो अगेन मेरे पास नंबर ऑफ वेज आएंगे। पहली पोजीशन पे 3 फैक्टोरियल वेज, दूसरी पोजीशन पे 4 फैक्टोरियल वेज, तीसरी पोजीशन पे 2 फैक्टोरियल वेज, और चौथी पोजीशन पे 1 फैक्टोरियल वेज। तो ये मेरे पास अगेन आ गया, मैंने इनको ऐड किया। फिर मैंने उसके बाद हिस्ट्री को पहले नंबर पर रख दिया, फिर मैंने ये नंबर ऑफ वेज ऐड किए, फिर मैंने लैंग्वेज को पहले नंबर पर रख लिया, मैंने फिर नंबर ऑफ वेज ऐड किए। तो असल में ये 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल है, ये कितनी बार ऐड होना है? ये 4 फैक्टोरियल टाइम ऐड होना है, क्योंकि सब्जेक्ट भी तो आपस में मिक्स होने हैं ना, कि नहीं? आपने हमेशा मैथ को पहले नंबर पर तो नहीं रखना, मैथ पहले नंबर पे आएगा, फिर दूसरे पे आएगा, फिर तीसरे पे आएगा, फिर मैथ एंड में भी आ सकता है। तो ये वेज अभी और भी ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है
जो असल में काउंटिंग प्रिंसिपल हम अप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइप का था इस बार, और उसमें ये था कि पहले तो आप बुक्स को इकट्ठा रखते हुए उनको शफल करो, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज बुक्स को आपस में इंटरचेंज करके फिर शफल करो। तो ये 4 फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा टर्म भी साथ आ जाएगी, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सही आंसर आएगा। अगर आपने ये बाहर वाला 4 फैक्टोरियल छोड़ दिया तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। मैंने बताया जरा कि ये किसी को समझ आया कि यहाँ पे जो है वो ज़्यादा है कि नहीं? हाँ जी सही है। जो डबल 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको लिखना जरूरी है? वही तो मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये बाहर वाला, अगर आप इस बॉक्स के बाहर वाला 4 फैक्टोरियल नहीं लिखते हो तो आपका आंसर कैसे सही आएगा? समझ आ रही है? ये देखो, ये जो ब्रैकेट के जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये वाला 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, दीज आर द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज बुक्स अमंग देमसेल्व्स, के मैथ की बुक्स आपस में अरेंज करो 4 फैक्टोरियल वेज में, केमिस्ट्री की बुक्स आपस में अरेंज करो 3 फैक्टोरियल वेज में, हिस्ट्री की बुक्स आपस में अरेंज हो रही हैं, और लैंग्वेज की बुक्स आपस में अरेंज हो रही हैं। ये आपस में बुक्स अरेंज हो रही तो हैं, ये 4 लेकिन अगर आप फैक्टोरियल सब्जेक्ट्स को प्लेसेस अरेंज का आ करोगे, गया। हाँ, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट्स को अरेंज करोगे आपस में, मैथ, हिस्ट्री, लैंग्वेज और केमिस्ट्री, 4 सब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करना है, तो वो भी तो 4 सब्जेक्ट्स अरेंज होंगे ना 4 फैक्टोरियल वेज में। समझ आ रही है बात? यस। जो बॉक्स के अंदर है ये है नंबर ऑफ बुक्स जो आपस में अरेंज हो रही हैं, और बॉक्स के बाहर वो सब्जेक्ट्स आपस में अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, तभी वो शेल्फ में सारी पॉसिबल ऑर्डरिंग्स आएंगी। अगर आप ये बाहर वाला 4 फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप उसको छोड़ देते हो, जस्ट ये चीज़ अरेंज कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपने असल में बुक्स को तो आपस में शफल किया है, लेकिन सब्जेक्ट्स को चेंज नहीं किया आपस में। ठीक हो गया सर। ठीक है, इसको फिर से रीड करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आई होप कि वो समझ आ गया होगा अब तक। ओके, 3D के अंदर एक और सर जी अगर सर जी ये 5 सब्जेक्ट होते या 6 होते तो फिर जी। ये जो बैर मतलब है 4 फैक्टोरियल है, वहां पे फिर 5 फैक्टोरियल आ जाना था या 6? बिल्कुल सही। ये जो बाहर वाला 4 फैक्टोरियल है ये 4 सब्जेक्ट्स का है। अगर सब्जेक्ट्स 5 या 6 हो जाते तो ये बाहर वाला नंबर उसी तरह 5 या 6 फैक्टोरियल हो जाता। बिल्कुल ठीक आपने जो है वो कमेंट जी किया है। सही। ठीक सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3D, एग्जांपल 3D। अब ये देखो, यहाँ ये क्वेश्चन है जो अक्सर वो आईक्यू टेस्ट वगैरह में भी आया होता है, और गैट टाइप के टेस्ट में भी आता है। हाउ मेनी डिफरेंट लेटर अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स PEPPER। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ये 1 2 3 4 5 और 6, अगर मेरे पास ये 6 लेटर्स हैं और मैंने इन 6 लेटर्स को आपस में अरेंज करना है, तो मेरे पास टोटल कितने पॉसिबल वेज हैं? तो अगर तो आप कहोगे कि 6 फैक्टोरियल, तो वो जवाब गलत है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल आंसर तब आता है 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का, अगर वो 6 के 6 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में डिस्टिंक्ट हों। अगर तो 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो तो फिर तो 6 फैक्टोरियल वेज होते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास जो है P जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। देखो, ये 1, ये फर्स्ट P है, ये सेकंड P है, ये थर्ड P है। समझ आ रही है? अगर मैं ये तीनों पीस आपस में हैं भी आइडेंटिकल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने इन 6 ऑब्जेक्ट्स को नंबर दे देना है, ये पहली ऑब्जेक्ट, ये दूसरी ऑब्जेक्ट, ये तीसरी ऑब्जेक्ट, ये चौथी ऑब्जेक्ट, 5th ऑब्जेक्ट और 6th ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट वाइज इन सबको नंबर दे लूँ तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट और फोर्थ ऑब्जेक्ट एक जैसी हैं आपस में, हैं कि नहीं? यस सर। और सेकंड और 5th ऑब्जेक्ट एक जैसी है आपस में। यस सर। तो अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस तरह करें कि n = 6 रखते हुए कि 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ 6 फैक्टोरियल वेज में, तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये 6 ऑब्जेक्ट्स तो हैं लेकिन 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। इनमें से 3 ऑब्जेक्ट्स आपस में एक जैसी हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में एक जैसी हैं और एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में एक जैसी है। तो टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे 3 है टोटल, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट। एक P टाइप की ऑब्जेक्ट है, एक E टाइप की ऑब्जेक्ट है, एक R टाइप की ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि टोटल 6 फैक्टोरियल वेज जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तो सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स आएंगी, लेकिन सारी पॉसिबल अरेंजमेंट्स के अंदर ऐसी अरेंजमेंट्स भी होंगी जिसमें, जैसा कि ये है, देखो
ये उसने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है नीचे। उसने वो कहता है कि मैं पेपर को लेटर वाइज अरेंज कर लेता हूँ। पहले P को P1 कह लिया, दूसरे P को P2, तीसरे P को P3 कह लिया। फिर इसी तरह पहले E को E1 कह लिया, दूसरे E को E2 कह लिया, और R एक ही, अब उसको एक ही रहने दिया। ये देखो ये 6 ऑब्जेक्ट्स बन गई अब, सही है ना? 6 ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग नाम हो गए ना ये, ताकि वो P Yes, आपस में कंफ्यूज ना करें। अब वो कहता है कि मैं इन 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना शुरू करता हूँ। अब मेरे पास P1, P2, P3 3 P हैं, E1, E2 2 E हैं और एक R है। तो वो कहता है कि एक अरेंजमेंट मेरे पास ऐसी आ जाएगी, सपोज करो ऐसे ही है ना, 6 ऑब्जेक्ट ही मैंने अरेंज कर ली, एक ऑब्जेक्ट ऐसी आ जाएगी। फिर एक और ऑब्जेक्ट होगी जो कि अलग अरेंजमेंट की होगी, वो ऐसी आ जाएगी। आप पहली दोनों ऑब्जेक्ट्स को ज़रा गौर से देखो कि देखने में तो ये अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से देखो तो क्योंकि दोनों P1 और P2 एक जैसे P थे और E1 और E2 एक जैसे E थे, तो ये जो दोनों अरेंजमेंट्स हैं ये असल में एक जैसी अरेंजमेंट्स हैं। क्योंकि जब मैं ये सबस्क्रिप्ट ख़त्म करूँगा तो डबल PE PER और पहले वाला भी इसी तरह है, डबल PEPER, तो ये तो एक जैसी हो जाएंगी ना दोनों, कि नहीं? yes sir. तो इसका मतलब है कि अरेंजमेंट तो अलग है, कि पहले आपने P1 P2 को यूज़ करके वर्ड बनाया है, फिर सेकंड नंबर पे आपने P1 P3 को यूज़ करके फर्स्ट पे नंबर बनाया है। लेकिन वर्ड्स इंग्लिश वाइज देखा जाए तो लैंग्वेज वाइज तो वो तो एक जैसे वर्ड्स हैं, क्योंकि दोनों पहले नंबर पे दोनों P हैं, और क्योंकि P1 P3 दोनों P के बराबर हैं, और तो इसलिए वर्ड तो सेम बन जाएगा इन दोनों से। इसका मतलब है कि सर इनको आपको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते? मतलब P2 वो पहले कर लें, P1 बाद में कर लें, इस तरह ई जो कभी E1 पहले कर लें। पहले E1 कर लें। जी हाँ वो तो करेंगे हम तो यहाँ पे जो उन्होंने ऑब्जेक्ट्स लिस्ट किए हैं वो ऑब्जेक्ट्स लिस्ट किए हैं जो असल में न्यू वर्ड नहीं बना रही। असल में उन्होंने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, उन्होंने आपसे पूछा है कि PEPPER को यूज़ करते हुए ऑल पॉसिबल लेटर्स बनाएं, कितने आप डिफरेंट लेटर अरेंजमेंट्स बना सकते हो इनको यूज़ करते हुए। तो वो कहता है कि हम लेटर अरेंजमेंट्स बनाते वक्त इन लेटर्स को आपस में डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज करेंगे तो बहुत सारे वेज ऐसे हैं जिसमें आपको सेम वर्ड दोबारा मिल जाएगा। हालांकि आपने अलग तरीके से अरेंज किया होगा, लेकिन वर्ड दोबारा वही मिलेगा जो पहले मिला था। अब ये देखो ये पहले कॉलम में सारे के सारे वर्ड जो हैं वो अरेंजमेंट्स अलग हैं, लेकिन वर्ड बिल्कुल सेम है। और इसी तरह दूसरे नंबर पे भी जो है वो सेम मसला है दूसरे कॉलम में भी, कि सारे के सारी अरेंजमेंट डिफरेंट हैं लेकिन वर्ड सारे के सारे एक जैसे हैं। तो ये ब्रैकेट में जो ये उन्होंने लिस्ट किए हैं ये सारे के सारी वो अरेंजमेंट्स हैं जिसमें अरेंजमेंट्स अलग हैं लेकिन वर्ड सेम बन रहे हैं। तो देखो ये वर्ड सेम बन रहे हैं कि नहीं? जी सर। वर्ड वाइज देखा जाए जब आपने पेपर के हिसाब से इसको अरेंज करना है तो उस वक्त तो ये सारी अरेंजमेंट्स एक जैसी हो जाएंगी, क्योंकि उसमें तो सब्सक्रिप्ट्स नहीं थे, ये तो आपने अपनी आसानी के लिए अरेंजमेंट्स बनाने के लिए लगाए। तो अब काउंट करते हैं कि ये वो अरेंजमेंट्स हैं जो आपको डिलीट करनी है अपनी टोटल अरेंजमेंट में से। टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हैं? टोटल अरेंजमेंट्स हैं 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर वो सारी की सारी डिस्टिंक्ट होती तो उनको मैं 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता था। तो 6 फैक्टोरियल जो है दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। और अब क्योंकि ऊपर वाली एग्जांपल से जो मैंने ब्रैकेट कर दिया है, इसमें वो ये बता रहा है कि बहुत सारी अरेंजमेंट्स रिपीट हो रही हैं। तो रिपीट हो रही हैं, वो कितनी रिपीट हो रही हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। तो रिपीट कितनी हो रही हैं, ज़रा अगर आप इन लेटर्स को गौर से देखो तो आप देख के बता सकते हो कि ये कितनी 3 रिपीट। फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल. सर दो हो थ्री, रही है डिवाइड। हाँ T ये T जो 6 3 फैक्टोरियल होगा और E 2 फैक्टोरियल. बिल्कुल सही। असल में जो P है ना, वो P जो थे वो टोटल 3 P's थे, और वो 3 P's आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, और हर बार P की पोजीशन आपस में चेंज की होगी लेकिन वर्ड वही बनेगा, क्योंकि P तो P ही रहना है। तो इस वजह से जितने P's हैं उतने फैक्टोरियल रेपिटेशंस आएंगी। इसी तरह जितने E's हैं 2 E हैं, और दोनों क्योंकि E एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल वेज में वो आपस में जगह चेंज करेंगे E's, लेकिन वर्ड वही बनेगा, नया वर्ड नहीं बनेगा। तो इस वजह से 3 फैक्टोरियल P's की रेपिटेशन है और 2 फैक्टोरियल E's की रेपिटेशन है। अगर आप इन दोनों से 6 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देते हो तो आपकी वो रेपिटेशन जो ये ऊपर 12 रेपिटेशन इसने ब्रैकेट में लिखी हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी और एक रह जाएगी इसकी जगह पे। तो ये सारे का सारा एक ही वर्ड बन जाएगा, जो कि अभी 12 वर्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो सर ये अगर रिपीट होंगे तब हम डिवाइड करेंगे, हाँ अगर जी रिपीट नहीं होंगे तो फिर मल्टीप्लाई। देखो असल में आपने मल्टीप्लाई ही किया, जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस चल रहा है वो न्यूमरेटर में चल रहा है।
न्यूमरेटर में आपने 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया है, पहले 6 पोजीशंस, फिर 5 पोजीशंस, फिर 4 पोजीशंस, 3 2 1, उन सबको मल्टीप्लाई करके 6 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आया था आपके पास, ठीक है। और वो आपने बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल से ही मल्टीप्लाई करके बनाया 6 फैक्टोरियल। लेकिन वो जो 6 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में बना है 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके, उनमें से 3 ऑब्जेक्ट्स आपस में एक जैसी थी, उसकी वजह से कई रेपिटेशंस आ गई, तो आपने उस 3 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट्स सेम आ रही हैं, इससे डिवाइड कर दें। फिर इसी तरह 2 ऑब्जेक्ट्स एक जैसी थी ईज वाली और उनकी फैक्टोरियल से भी आपने डिवाइड किया है आंसर को, ताकि उसकी रेपिटेशन भी खत्म हो जाए। तो p की रेपिटेशन 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल टाइम्स और e की रेपिटेशन 2 फैक्टोरियल टाइम्स आपने डिवाइड करके ख़त्म कर दी है। तो इससे आपके आंसर में 6 फैक्टोरियल वाला जो आंसर था उसमें रेपिटेशन ख़त्म हो गई हैं, और अब आपका आंसर जो 60 है ये आपकी PER को यूज़ करते हुए डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स आ गई हैं। समझ आ रही है बात की? जी सर। क्लियर नहीं हुआ ये। समझ नहीं आप अभी आखिरी स्टूडेंट ने क्या बोला? सर क्लियर नहीं हो रही। क्लियर नहीं हो रहा? ओके चलो मैं एक और एग्जांपल दूं फिर इसकी, अगर आगे है तो। हाँ आगे एक और एग्जांपल है, जनरलाइज बाद में करते हैं, पहले हम नीचे वाली एग्जांपल देख लें। 3E में क्या हो रहा है? 3E में ये कहता है कि एक चेस टूर्नामेंट होना है, उसमें 10 प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 4 जो हैं वो रशियन हैं, 3 जो हैं वो US के हैं, 2 जो हैं वो ब्रिटिश हैं और 1 ब्राज़ील का है, ठीक है। ये 10 प्लेयर्स आ गए आपके पास। अब वो कहता है कि इफ़ द टूर्नामेंट रिजल्ट्स जस्ट लिस्ट द नेशनैलिटीज़ ऑफ द प्लेयर्स, तो फिर कितने पॉसिबल रैंकिंग्स मिल सकती हैं हमें। अच्छा, अब क्वेश्चन की सिनेरियो इस तरह का है कि जो टूर्नामेंट में 10 प्लेयर्स हैं टोटल, लेकिन जो रैंकिंग आएगी वो 10 लोगों की नहीं होगी, बल्कि वो नेशनैलिटी वाइज होगी कि या तो US पहले नंबर पे आया हुआ है, और ब्रिटिश दूसरे नंबर पे आया था कोई, और ब्राज़ील जो है वो तीसरे नंबर पे आया था, और रशियन चौथे नंबर पे आया था। तो या तो रैंकिंग जो होगी इस तरह की होगी कि प्लेयर बेशक जो भी था, लेकिन उसकी जो नेशनैलिटी है वो लिखोगे। तो अब US पहले नंबर पे आ रहा है, लेकिन US के जो कितने प्लेयर हैं US के? 3 प्लेयर हैं। तो US के जो 3 प्लेयर हैं उनमें से कोई भी पहले नंबर पे आ जाए तो US जो है वो पहले नंबर पे ही रहना है रेटिंग के लिहाज से, ठीक है। क्योंकि US के 3 प्लेयर्स हैं, उनमें से प्लेयर 1 अगर जीता है टूर्नामेंट तब भी रैंकिंग में US पहले नंबर पे आना है। अगर US का प्लेयर नंबर 2 टूर्नामेंट जीता है तब भी रैंकिंग में US ने पहले नंबर पे आना है। अगर US का प्लेयर नंबर 3 रैंक टूर्नामेंट जीता है तब भी US पहले नंबर पे आएगा। अगर ब्राज़ील के जो एक प्लेयर है, अगर ब्राज़ील का प्लेयर दूसरे नंबर पे आता है तो फिर ये ब्राज़ील की रैंकिंग में ब्राज़ील का नंबर दूसरे नंबर पे होगा, हालांकि ब्राज़ील का प्लेयर एक ही था तो फ़र्क नहीं पड़ता अब। इसी तरह जो है वो कौन सा है ये तीसरे नंबर पे, तो मतलब वो ये कह रहा है कि अगर हमने जो रैंकिंग बनानी है प्लेयर्स की, जो रिज़ल्ट आएगा जो टूर्नामेंट का, तो अगर उस रैंकिंग में 10 प्लेयर्स के बजाय 10 नंबरों 10 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट के बजाय अगर वो सिर्फ 4 चीज़ों की अरेंजमेंट हो, यानी कि 4 नेशनैलिटीज़ की सिर्फ अरेंजमेंट करनी हो, तो फिर कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो फिर उस केस में वो कहता है कि 10 प्लेयर्स की सारी पॉसिबल जो है वो आप रैंकिंग फाइंड कर लें 10 फैक्टोरियल वेज में, फिर उसके बाद उनकी रेपिटेशन से डिवाइड कर लें। रेपिटेशन क्या कहती है कि 4 रशियंस हैं, उनमें से कोई भी एक पहले नंबर पे आ जाए तो रैंकिंग तो वही रहनी है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लिया। फिर यूनाइटेड स्टेट्स के 3 हैं, इसकी 3 फैक्टोरियल रेपिटेशन आएंगी, ब्रिटिश की 2 फैक्टोरियल रेपिटेशन आएंगी, और ब्राज़ील की 1 फैक्टोरियल रेपिटेशन आएगी। 10 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दो तो जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे ये टूर्नामेंट का रिजल्ट की रैंकिंग होगी, जिसमें सिर्फ नेशनैलिटीज़ को रैंक किया होगा, प्लेयर्स को नहीं। तो ये असल में जो तरीका है जो अप्लाई हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये असल में परम्यूटेशंस के ऊपर कंडीशन है, या आप कह लो कि परम्यूटेशंस विद रेपिटेशंस हैं, कि अगर आपने परम्यूटेशंस फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट्स की, n ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट एक जैसी हैं आपस में और कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसी हैं आपस में, तो फिर टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे? फिर टोटल नंबर ऑफ़ वेज n फैक्टोरियल नहीं होंगे ना। अब इसका जो जनरलाइज प्रिंसिपल है वो देख लो, वो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो ये है। वो ये कहता है कि अगर आपने n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो, लेकिन वो सारी की सारी n ऑब्जेक्ट्स आपस में डिस्टिंक्ट ना हो, क्योंकि अगर तो वो n की n ऑब्जेक्ट्स आपस में डिस्टिंक्ट होंगी तो फिर तो उनको अरेंज करने के वेज n फैक्टोरियल होंगे, कुछ डिवाइड नहीं करना। लेकिन अगर उन n ऑब्जेक्ट्स वो सारी की सारी डिस्टिंक्ट नहीं हैं, उनमें से n1 ऑब्जेक्ट्स आपस में एक जैसी हैं,
एंड 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में एक जैसी हैं, तो फिर जब आपने अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है तो वो एक जैसी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को कम कर देंगी। तो आपने उनके फैक्टोरियल से अपने n फैक्टोरियल को डिवाइड कर देना है, तो तब आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगी ऑफ n ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच n1 आर अलाइक एंड n2 आर अलाइक, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स सिमिलरिटी वाली हैं, एक जैसी हैं। तो फिर ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का नया तरीका है। ये फॉर्मूला समझ आ रहा है जो अप्लाई कर रहे हो? पिछले क्वेश्चन में भी यही अप्लाई किया था पेपर में, और अभी ये रैंकिंग वाले में भी, चेस वाले क्वेश्चन में भी इसी फॉर्मूला को अप्लाई किया। ये फॉर्मूला समझ आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है? जी सर। अब देखो ना, आपने n ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना है, लेकिन उसमें से n1 ऑब्जेक्ट्स एक जैसी हैं, n2 ऑब्जेक्ट्स एक जैसी हैं, एंड सो ऑन, nr ऑब्जेक्ट्स एक जैसी हैं। और इसमें ऑब्वियसली n1 प्लस n2 प्लस nr ऑब्जेक्ट्स, सारी ऑब्जेक्ट्स को मैं इकट्ठा करूंगा तो वो टोटल n ऑब्जेक्ट्स ही जवाब में आएंगी। समझ आ रही है? तो अरेंजमेंट जो है वो n ऑब्जेक्ट्स की ही है, लेकिन उनमें से n1 एक जैसी होगी, n2 एक जैसी होगी। तो अब यहाँ से अब फिर से अगले क्वेश्चन पे, या इसी को पिछले क्वेश्चन पे गौर से देख लो कि 6 ऑब्जेक्ट्स थी पेपर में, क्योंकि 6 लेटर्स थे, तो 6 फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे। और फिर उन 6 ऑब्जेक्ट्स में से 3 p एक जैसे थे और 2 e एक जैसे थे और एक r था एक जैसा, 1 था। तो फिर इसलिए आपने उनमें से 3 p's की वजह थी फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 2 e की वजह से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, और 1 r की वजह से 1 फैक्टोरियल से भी डिवाइड किया, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वही प्रिंसिपल अप्लाई किया ना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3e जो है, इसमें भी यही काम किया है उसने कि 10 प्लेयर्स थे असल में टूर्नामेंट में, तो 10 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स आ गई, लेकिन ये सारी अरेंजमेंट्स हैं टोटल, वो सारी आपको नहीं चाहिए। आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ कंट्री की इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। तो फिर 10 ऑब्जेक्ट्स में से कंट्री वाइज देखा जाए तो 4 ऑब्जेक्ट्स जो थी वो एक ही कंट्री की थी, रशियन, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 3 ऑब्जेक्ट्स जो थी वो एक ही कंट्री की थी, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 2 ऑब्जेक्ट्स जो थी वो दोनों ब्रिटिश थी, दोनों प्लेयर, तो रैंकिंग में सिर्फ कंट्री आनी है, प्लेयर नहीं आना। तो इसका मतलब है कि दोनों प्लेयर्स जो हैं वो दोनों में से कोई भी आ जाए अपने आपस में अरेंजमेंट से, तो एक जैसी बात है, एक जैसा आंसर आएगा। तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और आखिरी में 1 फैक्टोरियल से, क्योंकि ब्राज़ील का एक प्लेयर था। तो इस तरह से आप जो है वो नंबर ऑफ वेज फाइंड कर सकते हैं। चलो ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 सर जी जी, सर इस एग्जांपल में तो कोई रिपीट नहीं हो रहा कोई भी कंट्री, तो फिर इसको किस एग्जाम्पल में? डिवाइड 3e सर में? इसी में जो आप करवा रहे हैं जी। अरे हो रहा है ना, ये देखो, ये लाइन पढ़ो गौर से। इफ द टूर्नामेंट रिजल्ट लिस्ट जस्ट द नेशनैलिटीज ऑफ द प्लेयर्स, तो ये रिपीट हो गया ना फिर। तो अगर तो हम 10 प्लेयर्स के टूर्नामेंट की जो आउटपुट है वो 10 लोगों की अरेंजमेंट करते हैं कि प्लेयर 1 पहले नंबर पे आया, प्लेयर 2 दूसरे नंबर पे आया, प्लेयर 10 10वें नंबर पे आया, तो फिर तो 10 प्लेयर्स अलग अलग होते और उनकी 10 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स बनती। लेकिन अगर उन 10 प्लेयर्स की जो टूर्नामेंट होना है और उसका जो रिजल्ट आना है, उसका रिजल्ट सिर्फ 4 हिस्सों में आना है कंट्री वाइज, के यूएस पहले नंबर पे आ गया, ब्रिटिश दूसरे नंबर पे आ गए, रशियन तीसरे नंबर पे आ गए, ब्राज़ील चौथे नंबर पे आ गया। तो अब तो रेपिटेशन होगी ना, क्योंकि यूएस अगर पहले नंबर पे है तो यूएस का कोई भी प्लेयर अगर जीतता है तो रैंकिंग में तो यूएस ही लिखा हुआ आना है, प्लेयर का नंबर तो लिखा हुआ आना नहीं, प्लेयर का नाम। वो कह रहे हैं कि जो टूर्नामेंट का रिजल्ट आएगा वो प्लेयर वाइज नहीं आना, वो कंट्री वाइज आना। तो यहाँ से रेपिटेशन नजर आई ना हमें कि अब प्लेयर, अब रशियन अगर अगर 10 के प्लेयर जो हैं वो रशिया के होते तो हेलो, जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज़? यस सर, अभी आ ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर रेपिटेशन है, वो आपको समझ नहीं आई अभी तक, क्योंकि क्वेश्चन की जो आपने स्टेटमेंट है वो फुली अंडरस्टैंड नहीं की है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको गौर से देख लो कि आपने काउंट क्या करना। तो ज़रा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट गौर से पढ़ें तो सही ज़रा, क्या काउंट करना है हमने। कोई एक स्टूडेंट मुझे पढ़ के बताए ज़रा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर मैं बताता हूँ कि रेपिटेशन इसमें कहाँ है। हाँ जी बताएं, क्या काउंट करना सर है इसमें? आज चेस टूर्नामेंट हैज अ 10 कंपटीशन। सर ये 10 लोगों का आपस में कंपटीशन है, ऑफ हाँ विच 4 आर रशियन, जिनमें से चार चार रूसिया के हैं,
3 आर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स और 3 यूनाइटेड स्टेट के हैं, और फ्रॉम ग्रेट ब्रिटिश 2 ये बरतानिया के हैं, एंड वन इज द ब्राजील और एक ब्राजील का है। इज द टूर्नामेंट रिजल्ट लिस्ट जस्ट द नेशनलिटीज ऑफ द प्लेयर्स इन ऑर्डर विच दे प्लेस्ड, हाउ मैनी आउटकम आर देयर। वो कह रहा है कि इसमें से हम अगर जस्ट सिर्फ उनकी नेशनलिटी पे फोकस करें तो बताओ उनकी नेशनलिटी के लिहाज से कितनी परमुटेशन बन सकती अब देखो ना, 10 प्लेयर्स टूर्नामेंट में हिस्सा ले तो रहे हैं, तो अब इस टूर्नामेंट में जीतना तो एक प्लेयर ने है ना, है ना। जब 10 जी प्लेयर सर, चेस खेलेंगे, सेम टूर्नामेंट एक होगा, कंट्री एक के 4 आ रहे हैं, हाँ एक अब ही देखो कंट्री ना, जैसे रशियन के 4 आ गए हैं, इस तरह सारे हाँ जी, यूनाइटेड स्टेट्स के अगर कंट्री के साथ रिपीट हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही। अगर आप प्लेयर वाइज देखो तो फिर तो 10 प्लेयर्स हैं और रैंकिंग में 10 लोग आने चाहिए कि भाई पहले नंबर पे कौन है, 10वें पे कौन है। लेकिन वो कह रहा है कि टूर्नामेंट का रिजल्ट हमने प्लेयर वाइज नहीं देना, कंट्री वाइज देना है। तो अगर कंट्री वाइज रिजल्ट आप दोगे तो यूएस के 4 प्लेयर्स या रशिया के 4 प्लेयर्स में से कोई भी प्लेयर जीत जाए तो जवाब तो यही आएगा कि रशिया जीता है। समझ आ रही है बात की? तो ये रेपिटेशन है ना कि रशिया के 4 प्लेयर्स हैं, तो वो फैक्टोरियल वेज में उनका जो है वो उन्होंने टूर्नामेंट में अलग अलग तरीक़ों से वो जीत सकते हैं, लेकिन स्टिल हर वे में रिजल्ट जो आएगा टूर्नामेंट का वो यही आएगा कि रशिया जीता है। तो इसका मतलब है कि 4 फैक्टोरियल असल में रेपिटेशंस हैं, और इसी तरह 3 फैक्टोरियल जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्लेयर हैं। तो जवाब प्लेयर के फॉर्म में नहीं आना, कंट्री के फॉर्म में आना है। तो तीनों प्लेयर्स की जो अरेंजमेंट्स होंगी जीतने के लिहाज से, उन सब केसेस में यूएस का लेवल वही रहेगा। तो इस वजह से 3 फैक्टोरियल वेज जो हैं ये रेपिटेशन में आ रहे हैं, और इसी तरह 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। समझ आ रही है बात की? है? ओके सर, अगर इसमें वो कहते हैं कि अगर ना ये जो जितने प्लेयर है ये हर कंट्री का अलग एक प्लेयर होता, तो फिर तो हम ये नेशनलिटी को जोर गुजार ना करते, फिर तो हमने ये प्लेयर गुजार करना था, किस कौन सा प्लेयर पहले नंबर पर। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। अभी देखो अगले क्वेश्चन को जरा खुद कोशिश करो करने की, और फिर देखो। सर इसमें वो रेपिटेशन ही आ रही है, जो 3 है वो सेम है और 2 भी सेम है, और बाकी यही है, 4 भी सेम है। तो वही बात है, जो रेपिटेशन आ रही है 4, 3 और 2 में रेपिटेशन आ रही है, उसको टोटल में डिवाइड कर देंगे, बाकी जवाब आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। अब क्योंकि वो कह रहा है कि जो ये सिग्नल्स हैं डिफरेंट कलर्स के, ये आपस में सेम जी कलर के जो सिग्नल्स हैं वो एक जैसे हैं। तो जब सेम यस कलर के सिग्नल जैसे हैं, तो जब आप उनको एक ही रो में अरेंज करोगे तो सेम कलर का फ्लैग तो आपके पास ज़्यादा हैं, लेकिन कलर उनके एक जैसे हैं, तो उनमें फ़र्क नहीं है। तो उनको जब सेम कलर के फ्लैग्स को आपस में जब आप इंटरचेंज करोगे तो कलर वाइज जो है वो सारा कुछ वही रहेगा अरेंजमेंट, लेकिन फ्लैग्स तो हालांकि चेंज हो रहे हैं आपस में। तो इस वजह से वो रेपिटेशन है अरेंजमेंट्स की। तो इस वजह से सेम कलर्स, नंबर ऑफ सेम कलर्स के हिसाब से इसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर को। 9 फ्लैग्स की अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल हैं, अगर वो 9 के 9 फ्लैग्स अलग अलग होते हैं। तो अब क्योंकि 9 फ्लैग अलग अलग नहीं है, 4 उसमें से एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, तो इस वजह से वो 4 फैक्टोरियल वेज जो हैं, 9 फैक्टोरियल वेज में आपने असल में सारों को अलग अलग कंसिडर करते हुए 9 फैक्टोरियल ले लिया हुआ है, इस वजह से डिवाइड कर रहे हो अब, ताकि वो वापस रिड्यूस हो जाए सही आंसर। तो 9 फैक्टोरियल वेज में तो 9 के 9 अलग होते हैं, लेकिन उनमें से आपको पता लग गया कि 4 एक जैसे हैं। तो वो 9 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल वेज आपने डिवाइड कर दिए हैं, 3 फैक्टोरियल वेज फर्दर डिवाइड कर दिए हैं, और 2 फैक्टोरियल फर्दर डिवाइड कर दिए हैं। तो अब आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा इस रेपिटेशन को ख़त्म करके। अच्छा, अब आप ओके इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखो, अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। अगर हम कहते हैं कि इस 9 फ्लैग्स हैं और उनमें से कोई भी जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, एक एक है वाइट कलर का, यानी कि एक फ्लैग है कलर 1 का, एक फ्लैग है कलर 2 का, एक फ्लैग है कलर 3 का, और एक फ्लैग है कलर 9 का, सो ऑन। तो फिर इसका आंसर कैसे लिखते हैं आप इस फार्मूला को यूज़ करते हुए? सर फिर जस्ट मल्टीपल कर देना 9 फैक्टोरियल को बस। हाँ, फिर 9 फैक्टोरियल ही रहना था, नीचे सिर्फ 1 फैक्टोरियल ही बार बार मल्टीप्लाई होना था। तो इसका मतलब है जवाब 9 फैक्टोरियल ही आ जाना था, जो कि असल में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के वेज हैं। तो अगर जाहिर बात है, अगर 9 फ्लैग में से हर फ्लैग एक एक बार ही आ रहा है तो सारे डिस्टिंक्ट ही हुए ना फिर। तो यस इससे सर। भी वेरीफाई हो रहा है कि वही बात है कि अगर आप सारी डिस्टिंक्ट हैं तो आप ये डिवाइड वाला काम ना करो। जिस चीज़ से हमने आज का सेक्शन शुरू किया था फैक्टोरियल वाला फार्मूला,
जस्ट वही रहने दो कि 9 ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्टिंक्ट, तो आप 9 फैक्टोरियल ले लो, दिस इज द नंबर ऑफ फेज। लेकिन जब रेपिटेशन बढ़ जाएगी, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर आप उनको डिवाइड करते जाना, तो वो रेपिटेशन खत्म होती जाएगी। सही हो गया ये? सर तो ये है सर एग्जांपल है सर, वो पैंट और शर्ट वाली, जरा वो रिपीट कर देना एक बार, उसकी समझ नहीं। एक बार फिर पूछिएगा, क्या कह रहे हैं? सर जो पहले एग्जांपल आपने सर दी थी वो ना, पैंट और शर्ट वाली, सर पैंट वो एक बार शर्ट, रिपीट कर दो। टूर्नामेंट वाली? तो सर फिर उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा। ये वो पैंट शर्ट वाला। किस सर क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगा? सर आपने सर जब बिल्कुल में की स्टार्ट थी करवाई सर, थी ना, सर स्टार्ट अरे में बच्चे सर ओके, वो बारी बारी शर्ट पूछे। शूज। सर जी जो आपने ना स्टार्टिंग में करवाई थी ना पैंट शर्ट वाली जो एग्जांपल, वो एक बार दोबारा रिपीट करवा दो। सर जो स्टार्ट आपने खुद लिखी थी और कहा था खुद करें सोल्व, वो वाली। वो पैंट शर्ट वो वाली सर मैंने जिसमें जी सर मैंने सोल्व की है, अब जरा दोबारा देखिए ग्रुप में, ठीक है? अब ओके मैंने ओके, एरर रिमूव किया है उसका। वो मेरा ख्याल है मैंने फिर अरेज कर दी थी यहाँ से, वो मैं आपको, आप मुझे दिखाओ ग्रुप में। सर वो थ्री शर्ट्स थी, वो 4 पैंट से थी और 2 शूज से, इस तरीके से कोई एग्जाम्पल। हाँ हाँ जी हाँ, और वो स्टूडेंट ने जो जवाब भेजा था उसमें रिपीट कर दी थी उन्होंने, आउटफिट्स रिपीट कर दिया। अभी जो मुझे उसमें भी यही आउटफिट मिला फॉर्मूला है, यूज होगा। रियाज ने भेजा हुआ है ये मुझे, ठीक है? 12 आउटफिट्स हैं इसमें सारी, और वो इसने सही अरेंज कर दी हैं। और इसके अलावा एक स्टूडेंट ने और ने भेजा है, अल्मास। आपने मेरे ख्याल है उसी पीडीएफ उसी पिक्चर के ऊपर वो आपने वो डूडल करके भेजा है, लेकिन ये 12 अब सर नहीं, 12 वैसे भी कटिंग की है, वैसे भी कटिंग की है उसकी कटिंग पेंसिल किया से उसने। भी, हाँ जो एक्स्ट्रा थे। ओके ओके ओके, सही है, ठीक है। तो आपने ये जो बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई किया ना, इसको देखते देखते आपने उसकी लिस्ट जब करनी हो तो उसमें ज़रा ध्यान से आपने ये फिल करने हैं कि ये अलग अलग अरेंजमेंट्स ही आप लिखें। अरेंजमेंट्स रिपीट होगी तो वो तो प्रोजेक्शन रहेंगी नहीं ना, फिर वो तो डेफिनेशन ही ख़त्म हो जाएगी फिर तो परम्यूटेशन की। तो ये था जी परम्यूटेशंस के हवाले से चीज़ों को अरेंज करना, और उनको अरेंज करने के अंडर सर्टेन कंडीशंस जब चीज़ों को अरेंज करना होता है। एग्जांपल एक बार एक्सप्लेन कर देना हाँ जी, सर, वो पहले वाला एग्जांपल एक बार एक्सप्लेन कर देना, उसकी समझ नहीं थी। पहली वाली एग्जांपल कौन सी वाली एग्जांपल है, ज़रा उसका नंबर बताएंगे मुझे? सर वही है ना, पैंट शर्ट शूज वाली। वो तो मैंने अरेज भी कर दिया ना, उसका सोल्यूशन स्टूडेंट्स ने ग्रुप में भेज दिया हुआ है। उसमें कितनी थी, 3 या 4, 3 शर्ट्स थी फॉर एग्जांपल, 2 पैंट्स थी और 2 शूज़ थे, ठीक है? अगर जी आपके पास सर। 3 शर्ट्स हों, 2 पैंट्स हों, 2 शूज़ हों, तो उनको, और अगर आपने आउटफिट बनानी हो, और आउटफिट का मतलब है कि आपने एक शर्ट चूज़ करनी है, एक पैंट चूज़ करनी है, एक शूज़ चूज़ करना है, तो अगर आपने आउटफिट अपनी बनानी है उसमें से, तो आपके पास कितनी डिफरेंट आउटफिट्स होंगी अवेलेबल? तो उसमें आपका आंसर था 3 इंटू 2 इंटू 2, वो तो आसान था कि 12 आ गया। लेकिन मैंने कहा था कि आप लिस्ट भी करो कि टोटल पॉसिबल जो आउटफिट्स हैं उन सबको लिस्ट भी करो, यानी कि शर्ट 1 के साथ पैंट 2 लेनी है और शूज़ 1 लेना है, तो ये S1 P2 और H1 शूज़ के लिए, तो ये मतलब ये एक फिक्स अरेंजमेंट आ गई, एक आउटफिट आ गई। फिर इसी तरह जो 12 वेज हैं उनके अगेंस्ट 12 आउटफिट्स कौन कौन सी हैं वो भी लिस्ट करने का कहा था। तो वो ग्रुप में आंसर उसका भेज दिया हुआ बच्चों ने, वो आप देख लो सर वहाँ उसमें से। सर उसमें कोई रेपिटेशन तो नहीं लगानी हमने, वो सारे एक सारे नहीं नहीं डिस्टिंक्ट है ना? नहीं, रेपिटेशन उसमें नहीं लगानी, वो तो बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल है वो, सीधा सीधा। ओके सर, ओके ठीक है। ओके जी, चलें ठीक है। परम्यूटेशन के हवाले से ना कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी मेरी अगली क्लास अभी ना टाइम टेबल में हाफ आवर का ओवरलैप था, तो मेरी क्लास असल में 3 बजे शुरू यस हो, तो मैं वो अगली क्लास ज्वाइन करने लगा हूँ। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ना 2-3 इसी एक्सरसाइज में से आप खुद कर लो बस, वैसे आप इसकी एक्सरसाइज में जाओ सर और वो ना उसकी, जरा फाइल तो सेंड कर देना, पिछली भी। हाँ पिछले क्या मैं करता हूँ, ये सर वो एक्सरसाइज आज नहीं आई लाजमी कर देना प्लीज, सर ये भी मुझे। कर आप देना, मुझे फाइल आप कर देना। क्लास अभी अभी मेरी क्लास 5 बजे ख़त्म होनी है, 5 बजे आप मुझे अपने अपने ही ग्रुप में ना 5 बजे मैसेज कर दीजिएगा, तो मुझे वो याद आ जाएगा, ठीक है? मैं उस टाइम कर दूँगा। अच्छा चलो, ये ठीक है क्वेश्चन सर, थैंक यू। ये सर प्रॉब्लम आपने सेट, असाइनमेंट दी थी, उसके स्लॉट भी बना दें वॉल्यूम पर। असाइनमेंट 2 की स्लॉट भी बनानी है, याद रखिएगा, लेकिन 5 बजे मुझे बताइएगा, मैं उस वक्त करूँगा। मोहल्ला अच्छा अभी देखिएगा ये ज़रा पेज नंबर, ये क्या है, पेज नंबर 16 है ये बुक का, सही है? पेज नंबर 16। यस
इस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल और परम्यूटेशंस के हैं 2 से 3 क्वेश्चंस वो आपने अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए। फिर मैं असाइनमेंट 3 जो है वो इस सेक्शन में से आपको 5 बजे जो है वो दे दूंगा, एक क्वेश्चंस ग्रुप में बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट के तौर पे हैं। वैसे आप इसके पहले 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो प्रैक्टिस के लिए, और ये आपकी डेफिनेशन रिकॉल कर देंगे यहाँ से, और बाकी क्वेश्चन जो हैं वो मैं असाइनमेंट के तौर पे जो देने हैं वो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर हैं जो आपके असाइनमेंट के पार्ट हैं, वो आपने असाइनमेंट के तौर पे करना है। ठीक है, तो पहले 2 क्वेश्चन तो आप करो ना, वो तो बेसिक काउंटिंग के हैं, वो आप खुद अटेम्प्ट करो अभी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आपके, अगर कोई किसी को एम्बिग्विटी है, कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ लेना। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो मज़ीद? सर वो मुअल्लम ब्लॉक है, तो हम लोग असाइनमेंट आपको कैसे सेंड करेंगे जो असाइनमेंट 2 है? वो तो आप पहले भी आप ऐसे ही करते हैं, आप जो है अगर किसी का ब्लॉक सर है मैक्सिमम तो आप मुझे बच्चों का ब्लॉक है, तो हम लोग maximum मंडे तक वैसे अच्छा चलें, जिनका ब्लॉक है वो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। ठीक है, लेकिन मेंशन करके कि नाम अपनी अपनी जो भी आप डिटेल भेजते हो स्टूडेंट्स, वो अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट, असाइनमेंट का नंबर या कोई इसका नंबर मैसेज में लिख के फिर अपनी अटैचमेंट साथ भेजा करो व्हाट्सएप में। अक्सर मुझे वो देखना पड़ता है कि ये स्टूडेंट ने क्विज़ भेज दिया तो ये कौन सी क्लास का है और कौन है ये, तो इसलिए आप अपनी डिटेल पहले मैसेज में लिख दिया करो, तो फिर बाद में वो साथ अटैचमेंट भेज दिया करो उसके। और ये तब है जब आपका व्हाट्सएप ब्लॉक है, ये वैसे ही अगर आप लेट हो गए हो और मुअल्लिम पे जो है वो भेजने के बजाय मुझे व्हाट्सएप भेज रहे हो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ओके सर। ओके जी, चलें आप कुछ सर प्रैक्टिस कर लें सर क्वेश्चन, तो फिर सर मॉर्निंग पर ना कल रात तक क्रिएट रखिएगा टाइम हाँ, वो मैं जो असाइनमेंट अभी का। असाइनमेंट का रखूँगा वो तो मैं एक दिन दूंगा आपको, ताकि आप अपलोड कर लें उसको आराम से। असाइनमेंट 3 अभी मैंने आपको मेंशन नहीं की, लेकिन मैं अभी वो कर दूंगा इसी एक्सरसाइज में से, परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस में से और बेसिक काउंटिंग में से। ठीक है, तो वो आपने वो क्वेश्चन देख लेना है। ओके सर। ओके, अल्लाह।